नमस्कार दर्शकों। मैं हूं नीरज शर्मा और एक बार फिर से हाजिर हूं न्यूज ड्रम की कमेंट्री के साथ। इस शो में हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। रोजाना की तरह आज की कमेंट्री में भी हमारा साथ दे रहे हैं जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। आज तो दिन भर इतने जी। कठिनाई हुए हैं, कभी इतने और टर्निंग इवेंट्स हैं जो आगे राजनीति में बहुत असर पड़ने वाला है। बहुत बड़ा असर होगा। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि हमने देखा, आज उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में 15 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर वोटिंग हुई। बेसिकली तीनों राज्यों में जमकर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। यूपी में 7 सपा विधायकों ने बीजेपी के लिए वोटिंग की। इनमें से यूपी में बीजेपी को 8 और सपा को 2 सीटों पर जीत मिली। बात करते कर्नाटक की, तो वहां की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई और एक बीजेपी के। वहीं हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर कांग्रेस बहुमत के बावजूद भी हार गई और बीजेपी की जीत हुई। कल ही हमने एक हेडलाइन चलाई थी, आपको याद होगा, कि कांग्रेस ने अपने वकील को ही सूली पर लटका दिया। तो आज वो साबित हो भी गई। इत्तेफाक से देखिए तो वोट दोनों के बराबर थे, 34-34 वोट मिले। और कहे तो शायद किस्मत में नहीं था उनका इस बार राज्यसभा में जाना। वो लकी ड्रॉ भी हार गए, क्या आप कह सकते हैं? मैं अभिषेक मनु सिंघवी का प्रक्रिया, मतलब उनकी जो प्रतिक्रिया है, उसी को मैं मानता हूँ सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिमाचल का खेल। कि अभिषेक मनु सिंघवी रिजल्ट आने के बाद बोले, ये तो जो लड़ाई था कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं था, ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। जी। कांग्रेस के अंदरूनी प्रॉब्लम की वजह से उनकी हार हुई। दूसरी बात, नीरज जी, मैं ये बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। कांग्रेस हाईकमांड को ये पता था कि वहां पे प्रॉब्लम है। जब से सुखविंदर सुक्खू को इन्होंने सेलेक्ट करके मुख्यमंत्री बना दिया, एक बड़ा फैक्शन, जो भूतपूर्व वीरभद्र सिंह, जो मुख्यमंत्री रहे, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, जी। उनके नेतृत्व में एक बड़ा फैक्शन जो था वो नाखुश था। और उनको लग रहा था कि भाई उनकी जो फैक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। मंत्रिमंडल में भी कोई ज्यादा ये नहीं मिला था उनको, कोई अच्छी पोर्टफोलियो। तो लगातार वहां पे एक अनरेस्ट चल रहा था। इसीलिए जब प्रतिभा सिंह एज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया को ऑफर किया, भाई आप हिमाचल से लड़ लिए, सोनिया को हिम्मत नहीं हुई वो ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। जब जी। आप जानते हैं, सोनिया जी एक्चुअली काफी समय बिताते शिमला की जो आउटस्कर्ट्स में, जो उनके लिए एक जो बंगलो बनाई है बेटी ने, प्रियंका गांधी ने, हमेशा वही रहते। सो हिमाचल से उनको एक नेचुरल रेजिडेंट हो जाते। क्योंकि जब वो लोकसभा से राज्यसभा शिफ्ट कर रहे हैं तो हिमाचल से हो जाता। लेकिन जो फीडबैक मिली थी तब भी, कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे वही हाल होता उनको जो आज अभिषेक मनु सिंघवी का हुआ। अब बात आती है अब अभिषेक मनु सिंघवी का। अच्छा, अभिषेक मनु सिंघवी 2006 से राज्यसभा में है। अब पिछले 18 साल से वो लगातार राज्यसभा एमपी रहे। और आपने पिछले बार देखा, उन्होंने पश्चिम बंगाल से ममता की मदद से राज्यसभा सदस्य बन गए थे। इस बार भी अभिषेक मनु सिंघवी ने उनको अप्रोच किया, भाई मुझे सपोर्ट कर लो। लेकिन ममता का एक शर्त था। ये शर्त था कि आप तृणमूल ज्वाइन कर लीजिए, तृणमूल का पूरा टिकट लीजिए। पिछली बार क्या हुआ था, 2000, जो 6 साल पहले की बात कर रहा हूं, 2018 में कांग्रेस और तृणमूल की रिश्ता उतनी खराब नहीं थी जितनी आज की हालत में है। जी। तो सोनिया ने ममता से बात करके तृणमूल की सपोर्ट मांगी थी, क्योंकि कांग्रेस के पास वो बहुमत नहीं था कि एक राज्यसभा सदस्य को बनावे। तो ममता सोनिया के कॉल पर इनको सपोर्ट कर लिया था। इस बार लेकिन ममता का बड़ा क्लियर था, क्योंकि कांग्रेस से वो कुछ ट्रक नहीं रखना चाहती है। बार बार कहती आ रहे भाई पार्लियामेंट चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी को सपोर्ट नहीं किए। अच्छा, अभिषेक मनु सिंघवी का इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना अपना कपिल सिब्बल के हैं। ये जी। वकील तो है ही, पार्टी के लिए काफी सेवा करते, कभी प्रो बोनो, कभी चार्जेस भी लगा देते, उससे कोई ये नहीं है। और तृणमूल कांग्रेस नेता, एक नेता से मैंने पूछा, भाई आज भी आपकी केसेस लड़ रहा है अभिषेक मनु सिंह भी, ममता का केसेस है, अभिषेक बनर्जी का केसेस है, उनकी भाईपो की, भाई आप फिर उनको क्यों एक शर्त रखा?
तो उनका जवाब उनकी तरफ से जो आया तृणमूल के, भाई इन वकीलों को तो पेमेंट करते हैं, तो फ्री में क्या है, ये तो हमारे केसेस फ्री तो नहीं लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन था, और उसके लिए ये कोई राज्यसभा सीट कोई एक्सचेंज नहीं है। और हिमाचल में देखिए जो हालत, ऑलरेडी पार्टी के अंदर अनरेस्ट है, और अभिषेक अभिषेक मनु सिंघवी को वहां पे चुनाव पे उतारना, एक हो गया भाई ये आउटसाइडर है, भाई हमारे यहाँ इतने लोग हैं, इनको किसी को नहीं लिया। ऐसे समय में देखिए हर्ष महाजन ऐसा नेता, जो सीनियर नेता है कांग्रेस के थे, जो ठीक हिमाचल चुनाव पहले बीजेपी आ गए थे, और उनका कांग्रेस नेताओं के साथ, एमएलए के साथ, सबके साथ अच्छा रिश्ता है, क्योंकि वो पुरानी कांग्रेस ही है। जी तो उनको बीजेपी ने कैंडिडेट कर दिया, जब हाउस में उतनी मेजोरिटी नहीं है। लेकिन ऐसा हो गया कि हर्ष महाजन के प्रति, हर्ष महाजन ने अपना काम कर लिए, जी इंडिविजुअली कांग्रेस एमएलए को कांटेक्ट करके वोट भी डाले, उसके बाद गाड़ी में बैठ के चले गए पंचकुला। जी सर। अब पंचकुला के जाने के बाद धीरज जी जो क्राइसिस बन रही है, कल बजट है हिमाचल की, जी अब बड़ा सवाल आएगा कि सरकार, सुखविंदर सुक्खू की सरकार के पास मेजोरिटी है कि नहीं। तो ये तो कल ही मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होगी। जी अच्छा, ये एमएलए तो बच्चे नहीं है कि आप कोई किडनैप करके ले जाए। जी अब धनराशि की कमी दोनों साइड में नहीं थी, अभिषेक मनु सिंघवी भी धनराशि के मामले में काफी सक्षम है। जी इसके बावजूद अगर कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है, नीरज जी। चूंकि विप जारी कर दिया था, नैतिक अनैतिक लीगल इलीगल जो भी हो, मेरे ख्याल से उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ भी रहेगा, और सरकार गिराना उन 6 विधायकों की मदद से तो पॉसिबल नहीं है। रही बात, आज मैंने अभिषेक मनीष सिंघवी को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना हारने के बाद, मुझे बड़े ही सधे हुए, नपे हुए और बड़े ही सौम्य लगे, और उन्होंने डिग्निटी के साथ डिफीट को एक्सेप्ट किया, मुझे ऐसा लगा। और ये कांग्रेस के उन नेताओं में से एक है जिनके लिए मेरे ख्याल से, मेरे मन में अच्छी खासी इज्जत है। रही बात, जो आप कह रहे थे कि ममता ने इनको ऑफर किया था, मैंने सुना है कि आम आदमी पार्टी ने भी इनको सेम ऑफर दिया था। नहीं, सब जगह कंडीशन था कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो लेबल नहीं लेना चाहते थे कि तृणमूल के कांग्रेस कैंडिडेट जी या आम आदमी पार्टी के कांग्रेस कैंडिडेट। बिल्कुल, जैसे देखिए कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल भी अभी इस बार की बात कर रहा, अभी तो यूपी उत्तर प्रदेश से वो सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य है। जी जी, लेकिन समाजवादी कपिल पार्टी। सिब्बल भी जब समाजवादी पार्टी से सपोर्ट पे जीते थे, कपिल सिब्बल भी अप्रोच किए थे ममता को। ममता ने वही शर्त रखी कि आप, हम आपको जिता देंगे, भेज देंगे राज्यसभा, लेकिन आपको तृणमूल कैंडिडेट होना पड़ेगा। जो तृणमूल कैंडिडेट होना, तो फिर उस ममता की तो बात माननी पड़ेगी। वो कपिल सिब्बल तैयार नहीं थे, ना अभिषेक मनु सिंह भी तैयार थे। अच्छा, दूसरी बात, ये लोग बड़े वकील हैं, सर एक उनके एक लिए। मिनट रोकूंगा, सर एक जी, मिनट रोकूंगा। इनको अखिलेश की पार्टी स्वीकार है, ममता की पार्टी स्वीकार नहीं है, ऐसा क्यों? अब कौन अभी संदेश कली जैसे मामले को डिफेंड करेगा, बताइए। हाँ, ये बात भी है। शायद शायद उनको पहले पता था। जी अब उत्तर प्रदेश में ऐसी तो चार्जेस नहीं आएंगे, क्योंकि योगी सरकार है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के खिलाफ वैसे चार्जेस नहीं आएंगे जो आज तृणमूल के खिलाफ खिलाफ आए। तो जी लेकिन देखिए बात क्या है, कि अभिषेक मनु सिंघवी का लगा कि भाई हम मैनेज कर लेंगे अगर डिस्कंटेंट, और मैनेज भी किया। आज भी वो कह रहे थे भाई हमने तो बड़ी डिनर दी, डिनर में तो ये लोग शामिल थे, खाना भी खाए, लेकिन चले गए, हमारे बिल्कुल खिलाफ वोट कर दिया, आज बोले। बिल्कुल। अच्छा, डिनर तो केवल डिनर नहीं होता ना, उसमें कल कैसे जीतने की स्ट्रेटेजी, रणनीति भी बताई जाती है। जी, तो गिव एंड टेक तो होता ही है। एंड एश्योरेंस एश्योरेंस भी लिया जाता है, बाकी सब चीजें भी हैं। हाँ लेकिन हाँ। अ, अभी फिर से मैं उसी सवाल पे आना चाहूंगा, सरकार तो अभी गिरेगी नहीं। सरकार नहीं गिरेगी तो आगे का रास्ता क्या होगा? नहीं, वो कह नहीं सकते, क्योंकि बजट को पास कराना, मान लीजिए कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, बजट आप लाएंगे, जी अगर बजट में सरकार गिर जाती है, बाद में बात है ना भाई, आप, आपके लोग नहीं आए, कोई नहीं आ, मतलब आप विप इश्यू किए, ये विप इश्यू करने के बाद क्या होगा वो अलग बात है। ये देखिए, वो आपने तो जिक्र किया कि हिमाचल में भी कांग्रेस ने विप इश्यू किया। जी अच्छा, विप वैसे इश्यू नहीं होता है इस पे, क्योंकि इस बात को एक बार चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है
जिस जजमेंट में ये तय हुआ था कि आप व्हिप इश्यू नहीं करेंगे, लेकिन आप क्योंकि वो डिफेक्शन ना होने के लिए एक पोलिंग एजेंट होगा उस पार्टी को, हर सदस्य उनको दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। अच्छा। आप दिखा सकते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर हिमाचल प्रदेश में 6 थे तो यूपी में 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पलटी मारी। और मजेदार था पलटी मारने की वजह। किसी ने कहा कि मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी है। तो किसी ने कहा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को इन्होंने कैंडिडेट नहीं बनाया, इसलिए हमने हरवा दिया। क्योंकि बाहर से जो अभी आपने हिमाचल के लिए बात बोली कि अगर आप इंपोर्ट करके लाते हैं किसी को, तो पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है जो उस स्टेट यूनिट में लोकल यूनिट में काम कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो राज्यसभा में हमने आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के अध्यक्ष भी, अखिलेश यादव जी का क्या कहना है, हमने एक एक्स्ट्रा सीट पे कैंडिडेट इसीलिए डाला टेस्ट करने के लिए, जी। हमारे एमएलए की लॉयल्टी टेस्ट था वो। जी। और यहाँ पे इन्होंने संजय सेठ को डाल दिए थे। और बिल्कुल। संजय सेठ जो है वो पहले सपा में रहे हैं, अब बीजेपी में आए थे, कुछ समय पहले ही आ गए थे। जी। 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 तो सपा के ही सपोर्ट लेकर वो जीत के आए। जी। और उसके अलावा आप देखिए जो 7 एमएलए जिन्होंने ये किया, उसमें से सबसे जो पहला है राकेश पांडे। जी। अब राकेश पांडे आप देख लीजिए, राकेश पांडे रायबरेली के बिलोंग करते हैं। अब कहा जा रहा है ही मे बी द बीजेपी कैंडिडेट फॉर रायबरेली। जी। इसका मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई भी खड़े हो जाए। अब हम्म। रायबरेली की में जो सपा का सपोर्ट दिया है, अखिलेश ने तो कांग्रेस को दिया है, वहां से कांग्रेस को दिया है रायबरेली से अपने नॉमिनी खड़ा करने के लिए। जी। जी। तो वो सीट भी डिफिकल्ट हो गया अभी कांग्रेस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक सपा के मेन लीडर जो है वो अब बीजेपी आ गए। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं कि राज्यसभा में खास करके बड़े व्यापारी, बहुत मोटे करोड़पति अरबपति लोगों को ऑलमोस्ट पार्टी के सपोर्ट के नाम पर, समझ लीजिए, डायरेक्टली नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन टिकट बेच दी जाती है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के उम्मीदवारों को देख लीजिए या किसी के भी। तो इस तरीके से जो बाहर से आप एयर ड्रॉप करके लाते हैं किसी को जिन्होंने पार्टी के लिए काफी लंबे टाइम से काम नहीं किया, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे, क्या ये ट्रेंड धीरे धीरे बदल सकता है ऐसे केसेस में, खास करके जहां पे कंटेस्ट हो? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज जी। आप देखिए बीजेपी में आप लगातार देखिए जो राज्यसभा टिकट दिए जाते हैं वो ज्यादातर पार्टी के लोग हैं, उसी स्टेट के हैं। जी। हो सकता है पहले एक आध उधर उधर अभी भी करते हैं, एक आध किसी को, निर्मला जी को कर्नाटका से राज्यसभा मेंबर बनाया, जयशंकर जी को गुजरात से बनाया, वो अलग बात लेकिन है। लेकिन लेकिन सर वो सेफ सीट पे है। हम फिर से कहना चाहूंगा कि जहां पे अगर आप चुनाव लड़वा रहे हैं वहां पे आपको लोकल कैंडिडेट और अपने पार्टी के कार्यकर्ता को देना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक सबक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और राज्यसभा का मतलब ये नहीं है आप किसी को भी खड़ा कर दो वो एमएलए वोट करेंगे, ऐसा नहीं है। जी। अगर पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप वीक है तो बिल्कुल इस तरह की विद्रोह होती है। और दूसरी बात आती है, भाई ये लोग कौन है जिसको हम क्यों सपोर्ट करें? भाई हमारे यहाँ कितने लोग हैं, हमें का राज्यसभा क्यों नहीं दी गई? तो ये बात आना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जितने नए राज्यसभा मेंबर्स हैं बीजेपी की तरफ से, आप देखेंगे वो पार्टी में काम किए होंगे वहां, मतलब ऐसे अननोन फेसेस है जो हम नहीं जानते लेकिन पार्टी वाले जानते हैं, जी। ऐसे लोगों को ज्यादा चांस दिया जाता है। और दूसरा कर्नाटक में आप देखिए क्या हुआ है। जी मैं वहीं कर्नाटक, आने वाला था। जी जी, कर्नाटक में तो थोड़ा बीजेपी के सेटबैक हुआ, दो कांग बीजेपी के एमएलए ने क्रॉस वोट किया है। बिल्कुल। वो इंटरेस्टिंग ये है। जी लेकिन सर कर्नाटक में तो मेरे ख्याल से जब से सिद्धारमैया की सरकार बनी है तब से हम सुनते आ रहे हैं, ये दावा करते हैं, बीजेपी दावा करती है कि उनके इतने सारे 18 19 9 10 20 50 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वो भी सिमिलर क्लेम करते हैं। तो कर्नाटक में फिर भी मुझे आज बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ मैं। नहीं, लेकिन थोड़ा तो बीजेपी के लिए भी नेले पे देला हो गया ना। देखिए, तो अगर बीजेपी के एमएलए उस साइड वोट किए
जी इसका मतलब डीके शिव कुमार, जी जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, जी। स्वयं पोलिंग एजेंट बन गए थे कांग्रेस के लिए उधर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सोम बैठ गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हर जो एमएलए वोट करते हैं उनको कागज दिखाना पड़ता है, भाई हम इनको वोट किया, फिर जाके बैलेट बॉक्स में डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब डेंजर इतना था, डेंजर इतना था। लेकिन शिव कुमार का जो स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी वो बीजेपी को ब्लेम नहीं किए, बोले कि ये इसको जेडीयू के नेता, जो जेडीएस के नेता कुमार स्वामी ने फंसा दिया कांग्रेस को, बीजेपी को। और कुमार स्वामी का कहना है, भाई हमारे लिए हार नहीं है, आप तो कह रहे थे हमारी 13-14 लोग जाएंगे, कोई नहीं गए, जी 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 हमारी कैंडिडेट ही हारा है, कोई बात नहीं। जी लेकिन दो बीजेपी से वहां वोट कर दिए, ये तो बीजेपी के लिए सेटबैक है। जी। सर अब इसका पूरा का पूरा मतलब अभी राज्यसभा को लोकसभा चुनाव से जोड़ करके बिल्कुल देखना उचित नहीं है, लेकिन जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आए, जिन लोगों ने पार्टी बदली, एमएलएज ने, वो कहीं ना कुछ आपको मूड दिखाता है कि किस तरीके से मूड कहाँ जा रहा है। क्योंकि देखिए, 40 में से 6, हिमाचल की बात करें तो वहां पे तकरीबन हो गया 15% विधायक। 15% विधायक को अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं है, वो दूसरे पार्टी में जाकर के, और ठीक लोकसभा चुनाव के पहले, मैं चूंकि ये ठीक लोकसभा चुनाव के पहले हुआ है इसीलिए मैं इसको जोड़ करके देख रहा हूं। क्योंकि देखिए, जो विधायक पाला बदल रहे इस टाइम पे, पलटी मार रहे हैं, उनको जाकर के अपने वोटर्स होते हैं, उनकी फैमिली होती है, उन सबको उनको जवाब देना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से जवाब देंगे, क्या करेंगे? या फिर उन्होंने अपने पहले वोटर का मूड पढ़ लिया कि लोकसभा में ऐसे हवा बहने वाली है, और फिर जाकर के उन्होंने एक्शन लिया। ये बिल्कुल, देखिए एक तो बात क्या है कि उनको लगता है कि जो स्थिति अभी है, जो बरकरार चली आ रही है, इस स्थिति में उनका फ्यूचर भी ठीक नहीं है। और स्वयं अगर पार्टी का ठीक है तो उनका फ्यूचर उस पार्टी में ठीक नहीं है। नंबर 2। जी नंबर 3, क्या जवाब देंगे नहीं देखते, अपने जेब देखते हैं। वो देखते हैं भाई, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें साम भेद दंड सब चलता है राज्यसभा चुनाव में, पहली बार नहीं है। तो जो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हमेशा पार्टियां देते हैं, आप देखेंगे वो सारे ऐसे लोग हैं, वो स्वयं अपने बल पे अपने आप को जितवा सकते हैं। अच्छा। यानी धन राशि की प्रयोग जो भी हो वो करते हैं। इसीलिए जहां पे एक्स्ट्रा सरप्लस वोट है किसी पार्टी का, तो कह देंगे भाई एक फलाना इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देते हैं, वो कर देते हैं। और जेडीएस हमेशा देखिए राज्यसभा में वो ऐसे लोगों को लाए जो पार्टी फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे और स्वयं मैनेज कर लेंगे जीतने के लिए। हिमाचल वो राज्य है जहां 2022 में नवंबर में चुनाव हुए थे, मैं वहां पे गया था कवर करने के लिए, और मैं जिन जिन बेल्ट से होकर के गुजरा था, या जहां जहां रुका था, या जिन कई लोगों से बात की थी कैंडिडेट से, आज मैंने देखा उन्होंने पलटी मार ली है। तो अब मुझे मालूम नहीं है कि क्या होगा उनका। एक चीज जरूर कहूंगा सर कि और जितने जितने लोग पलटी मारे हैं, ज्यादातर लॉयल्टी उनका प्रतिभा सिंह फैक्शन से है। कुड बी। तो दूसरा एक इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको मैंने देखा था, वो अपने दम पे, उनको मतलब जो लोग वोटर्स हैं उनको ये नहीं मालूम कि वो कांग्रेस का है या बीजेपी का है, वो अपने दम पे जीते थे चुनाव। जो सिटिंग एमएलए थे, उनके साथ उनके अगेंस्ट गुस्सा था वोटरों का, और उन्होंने अपने एमएलए चेंज किए, उन्होंने पार्टी बीजेपी या कांग्रेस चेंज नहीं की थी। ये मैंने उस टाइम पे देखा था। शायद इसी भरोसे उन्होंने आज पाला बदला, पलटी बदली। और जैसे कि आपने कहा प्रतिभा सिंह के लॉयलिस्ट हैं, तो हो सकता है कि उनको जस्टिफिकेशन भी मिलेगा और वो सही वजह भी दे पाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम फिर हाजिर होंगे, कल की बड़ी खबरों की कमेंट्री के साथ। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।